करवट लेते इसने अपने पहलू पर हाथ रखा तो कुछ गैर मामूली एहसास ने इसकी नींद उड़ाई। नींद से बोझल आंखें खोलते इसने बराबर में देखा तो बक्से को गायब पाया। इसकी गैर मौजूदगी पर वो अपनी जगह से उठा और शर्ट पहनते बाहर आया, मगर पूरा हट खाली पड़ा था। वो अच्छे से समझ गया वो इस वक्त कहाँ होगी। शाल उठाते वो बाहर आया तो सामने ही थी, समंदर की लहरों से खेलती। सीढ़ियों उतरते सीढ़ियाँ उतरते वो आहिस्ते से इसके पीछे जाकर खड़ा हुआ और शाल पहनाते इसे पीछे से अपने हसार में कैद किया और इसके कंधे को अपनी थोड़ी से टकराई कंधे पर। तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मॉर्निंग मिस्टर यशम, इसके गाल को खूबसूरत से छूती इसने कहा तो यशम ने इसके गाल पर अपने लब रखे। फिर मेरी नींद सुबह सुबह ख़राब कर के आप यहाँ मज़े कर रही हैं, ये तो बहुत गलत बात है जानम। आपने भी मेरी नींद ख़राब की है, भूले नहीं आप। इसके कहते बफसे ने अपना रुख इसकी तरफ किया था और इसकी कमर के गिर्द हाथ बांध अपनी थोड़ी इसके सीने पर टकाई। खैरियत है, आज बहुत प्यार आ रहा है मुझ पर। इसके चेहरे पर आए बालों पर फूंक मारते हुए आंखें दबाकर बोला तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्यों नहीं आ सकता क्या? आईब्रू अचकाकर इसने पूछा तो यशम तो इसके अंदाज पर बेहोश होते होते बचा। बेगम, बंदा बशर पहले ही घायल है, आप क्यों अपनी अदाओं से इसे मजीद घायल करना चाहती हैं? बस कर दें, घायल तो नहीं है आप। इसकी थोड़ी सी नाक रगड़ते हुए शरारत पर आमादा थी, मगर ये शरारत इसे तब महंगी पड़ी जब यशम ने इसे बाजुओं में भरा। काफ़ी शरारत कर ली आपने, अब थोड़ी सी मेरी बारी। इसकी बात पर बफसे ने कई मुक्के इसके सीने पर मारे थे। भीगे बालों को हल्का सा मोड़कर कैचर में कैद किए इसने, बाकी सारे बाल खुले छोड़े थे। यशम किसी काम से गया था इसलिए वो सारा सामान बैग में रख रही थी, क्योंकि इन दोनों को अब घर के लिए निकलना था। सारा सामान पैक कर वो अभी फारिग हुई थी जब बाहर से खटके की आवाज़ पर वो चूंकि यशम आप आ गए यशम को पुकारते वो बाहर आई तो किसी ने इसके मुंह पर हाथ रख इसे दबोच कर दीवार से लगाया था। सामने वो हाल को देख इसकी आंखें फटी थी। क्या हुआ हैरत हुई मुझे यहाँ देख कर? क्यों यार? इसके कान में कहता हुआ इसका दिल दहला रहा था। मुझसे बेवफाई की और अब खुश रह रही हो, दूसरी शादी का लिए खुश हुई हो, और मैं इसके कान में गराया था। इतना पागल तेरी चाल समझ ही नहीं सका। मगर याद रखना तू मेरी बीवी है, तलाक दी थी तो क्या हुआ? बीवी तो मेरी ही थी ना। और अब अगर तू इस इंसान के करीब गई या इसे मेरे बारे में बताया तो दोबारा इसकी शक्ल देखने के लिए तरस जाऊंगी। जल्द आऊंगा दोबारा तुझे ले जाने के लिए तैयार रहना। इसके गाल पर उंगली फेरता वो जैसे आया था वैसे ही गायब हुआ था और इसके जाते ही वो जमीन बोस हुई थी। अस्पताल के कॉरिडोर से गुजरते हुए एक कमरे के सामने आकर रुका। हाथ में पकड़े एक गुलदस्ते को इसने मजबूती से थाम रखा था। दूसरे हाथ से दरवाजे की नॉब घुमाकर वो अंदर दाखिल हुआ तो बेड पर बैठी आरजू ने सर उठाकर इसे देखा। तो एक झटका था जो इसे लगा था वो इस वक्त हर चीज सोच सकती थी सिवाय इस शख्स की मौजूदगी के। आहिस्ता से कदम बढ़ाता हुआ इसके सामने आ रुका था। कैसी हो? इसके गिर्द में वो फूल रखता वो पास रखी कुर्सी पर बैठ के जिंदा हूँ अपने पछताओं और गुनाहों के साथ, यही जिंदगी है। इसकी बात पर वो फकत इतना ही कह सका। क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? अपने हाथों को देखते वो आहिस्ता से पूछ बैठी जिस पर जैन ने इसका झुका सर देखा। मेरी बहन ने तुम्हें माफ कर दिया और तुमने? अब की बार इसने सर उठाकर जैन को देखा था जो इसकी गोद में रखे फूलों को देख रहा था। तुम मेरी गुनाहगार नहीं थी तो क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? जैन अपनी गलतियां सुधारने का वो एक उम्मीद से इसे देख रही थी। मैं कौन होता हूँ तुम्हें मौका देने वाला? तुम्हें कुदरत ने कि ये मौका दिया। उम्मीद करता तुम माजी में की गई गलतियों को दोहराओगी नहीं। इतना कहकर वो उठकर दरवाजे की जाने बढ़ा था। मुझसे शादी कर सकते हो? मैं एक मुकम्मल जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। अपनी अना को चलते इसने बहुत हिम्मत जमा करके ये कहा तो जब से जैन ने मुठियां भेजी। मैं किसी और की अमानत हूँ, जल्द शादी करने वाला हूँ। मेरे सहारे के बगैर भी तुम आगे बढ़ सकती हो। सर्द लेजे में कहता वो वहां से मजीद रुका नहीं था। जानता था रुका तो शायद आज वो हो जाए जिसकी ख्वाहिश वो कर मर कर भी नहीं कर सकता था। इसके इनकार पर कई आंसू टूटकर इसके आरज़ू पर बहे थे। अच्छे से बुरा बनना जितना आसान होता है, बुरे से अच्छा बनना इतना ही मुश्किल। जब आप अच्छे होते हैं और फिर बुरे की तरफ चले जाते हैं, आप किसी को जवाबदेह नहीं होते, मगर जब आप बुरे होते हैं और अच्छे बनने लगते हैं तो ये दुनिया यकीन नहीं करती। इसे यकीन दिलाते दिलाते आप टूट जाते हैं और यही अब इसके साथ हुआ था। अपनी खामियां छुपाने को वो दुनिया की नज़रों से ओझल हो गई थी। वो एक बार जैन से बात करना चाहती थी मगर कुछ भी नहीं कर सकी। वो अपना काम करके वापस हिट में आया था तो किसी गैर मामूली एहसास ने इसे अपनी लपेट में लिया था। वो जैसे ही हट में दाखिल हुआ सामने ज़मीन पर बक्से को बेहोश देख इसकी जान लबों को आई थी। बिया वो तकरीबन भागते ही इस तक पहुंचा और इसका सर ज़मीन से उठाकर अपनी गोद में रखा। बिया आंखें खोले। क्या हुआ है आपको? बिया इसका चेहरा थपथपाते हुए इसे उठाने की कोशिश कर रहा था जिसका वजूद सर्द पड़ रहा था। बिना वक्त ज़ाये कि उसे बाहों में उठाए अंदर बेडरूम लाया और इसके चेहरे पर पानी छिड़का। मुसलसल इसके हाथों को मसलते हुए इसे गरमाइश पहुंचा रहा था। इसके लम्स की हिद्दत थी या क्या वो आहिस्ता से होश में आई थी। आहिस्ता से आंखें खोली इसने परेशान से यशम को खुद पर झुके देखा तो इसे अपनी हालत का एहसास हुआ। बिया, खुदा का शुक्र है आपको होश आ गया। पता है मैं कितना डर गया था। इसे होश में आते देख यशम ने इसका माथा चूमा तो बिया ने बेसाख्ता इसके गाल पर अपना सर्द हाथ रखा। मैं ठीक हूँ यशम, आप परेशान नहीं हो। आप ठीक है? आप बेहोश हो गई थी बिया, कुछ खाया नहीं है ना, बस कमज़ोर हो गई थी। अब ठीक हूँ ना? मैं हर मुमकिन तरीके से इसे तसल्ली दे रही थी। सब मेरी गलती है, आपकी सेहत का ख्याल नहीं रख सकता। दरअसल हट के वाले के पास गया था, इनसे कुछ काम था। आई एम सॉरी। इसके सर्द हाथों को अपनी गिरफ्त में मजबूती से थामे वो ऐसे ही लबों से लगा गया
तो इसकी फ़िक्र पर इसे शर्मिंदगी हुई। मैं ठीक हूँ और अब हम घर जाएँगे तो और ठीक हो जाऊँगी। इसे टेंशन फ्री करने को वो मुस्कुराकर बोली और इससे एहसास हुआ मुस्कुराना इससे ज़्यादा कभी मुश्किल नहीं हुआ लगा था। इसकी ज़िद पर वो मज़ीद वहाँ नहीं रुके थे। रास्ते में येशम ने इसे नाश्ता करवाया और फिर हॉस्पिटल से इसके मना करने के बावजूद चेकअप करवाया और डॉक्टर के मुताबिक वो स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर के पास वो लोग सीधा घर आए थे और फिर हानिया बेगम इसके पास से हिली नहीं थी। नज़र लग गई, बच्ची को देखो तो ज़रा कैसा मुँह निकल आया। येशम जाओ और सदका दो। मम्मा कुछ नहीं हुआ, परेशान नहीं हो ना प्लीज़। ऐसे कैसे परेशान नहीं हूँ बेटा, मैं कल वापस चली जाऊँगी। येशम ऑफिस होगा, कैसे तुम अपना ख्याल रखोगी? मैं रखूँगी ना, आप ऐसे तो परेशान नहीं हो। इसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी इन्हें अपने लिए परेशान देखकर। मॉम बाहर मैंने सामान रखवाए हैं, आप चेक कर लें। ठीक है, इसके पास बैठो, मैं जाकर देख लेती हूँ। इसे कहते वो बाहर निकल गई तो बफ्से ने नरूठे अंदाज में इसे देखा। इतनी सी बात को इतना कर दिया। येशम क्या सब बीमार नहीं होते क्या? बीमार होते हैं, सब होते हैं, तो फिर मेरी बारी पर ऐसा क्यों? क्योंकि आप मेरी बीवी हैं और मैं चाहता हूँ मेरी बीवी को ज़रा सी हवा भी ना छूकर गुज़रे। इतनी शिद्दत पसंद नहीं हूँ, अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो क्या करेंगे? चेहरे पर संजीदगी लाए वो येशम के दिल पर कचूका लगा गई, तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। सख्ती से कहता वो वहाँ मज़ीद रुका नहीं था। कोई ऐसी जो आपको परेशान कर इसकी शिद्दत पसंदी पर वो सर झुका गई। वो कैसे इससे दूर रहेगी कितना मुश्किल था। कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही नहीं? तो बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी वजह से इसे मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। येशम ने बगौर इसका चेहरा देखा और फिर सर हिलाता वहाँ से उठ के इसकी जाते ही इसने बेड क्राउन से सर टिकाया था। आखिर क्यों जब सब ठीक होने लगता है कोई ना कोई ऐसी बात हो ही जाती है। ये फूल कौन देकर गया? रिदा कमरे में आई तो इसकी गोद में फूल वैसे के वैसे ही रखे थे। जैन आया था, तुमने बात की इससे? रिदा बेचैनी से इसके पास आकर बैठी तो आरज़ू ने नम आंखें उठाई से देखा। मैं इस मुल्क से जाना चाहती हूँ रिदा, मैं एक नई पहचान बनाना चाहती हूँ। यहाँ रही तो कभी आगे नहीं बढ़ सकूंगी। इसने तुम्हें माफ़ नहीं किया? वो माफ़ कर गया मगर मौका नहीं देना चाहता। आखिर वो मुझे क्यों मौका देगा? मैंने इससे भीख मांगनी चाहिए मगर वो मुझे भीख भी नहीं दे सकेगा क्योंकि वो तो किसी और का है। इसकी बात पर रिदा चूंकि इसका निकाह है बहुत जल्द, तुम बाबा से बात करो, इन्हें कहो मुझे यहाँ से निकालें। आरज़ू अपने साथ ऐसा मत करो खुदा के लिए। तुमने जो कुछ भी किया तुम्हें शर्मिंदा हो, तुम बदल गई हो, फिर क्यों यहाँ से जाना चाहती हो? क्योंकि जब तक मैं यहाँ रहूंगी मेरी माजी की स्याही मेरे दामन पर पड़ती रहेगी हर एक कदम पर। प्लीज़ मेरी मदद करो। इसके इल्तिजा पर बहुत सार हिला गई। ठीक है मगर इससे पहले इस वहाज का असली चेहरा तुम्हें दुनिया के सामने लाना होगा। जैसे हम यूसुफ जाई को इसके बारे में बताओ ताकि वो मजीद किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करे। इससे पहले वो मजीद कुछ कहती दरवाजे पर दस्तक ने इन दोनों को अलर्ट किया था। रिदा फौरन से सीधी होकर बैठी थी और अंदर आने वालों को देखकर इसकी सांस हटकी थी। यश वासिक इन दोनों को यूं इतने वक्त बाद अपने सामने देख इसे झटका लगा था। रिदा मुझे आरजू से बात करनी है, क्या कुछ देर आप हमें अकेला छोड़ सकती है? येशम की नजरें आरजू पर थी मगर वो मुखातिब रिदा से था। जब भी वो फौरन से सारी लाती कमरे से बाहर निकल गई। इतने दिन इस हॉस्पिटल में नजर बंद होने की वजह जान सकता हूँ? आरजू मशारब कुर्सी घसीट कर बैठते येशम ने बगौर से देखा जो अब बुरी तरह अपनी उंगलियां चटका रही थी। आरजू ये खामोशी इसके झुके सर को देख येशम ने तंज किया था। हाँ खामोशी क्योंकि कहने को अब कुछ नहीं, क्योंकि अब मैं वो आरजू नहीं जो सर उठाकर चलती थी। वजह मैंने तुमने बफ्से के साथ वो सब किया, इसके अलावा कुछ वो सब कुछ जानता था। आरजू को धचका लगा था ये जानकर। इस बहस में नहीं पढ़ूंगा क्यों किया कैसे किया, क्योंकि तुम पहले ही शर्मिंदा हो। मगर ऐसी भी क्या मजबूरी के लोगों को अपने बाहर मुल्क जाने को बताकर तुम यूं छुपी बैठी हो? शर्मिंदा हूँ इसलिए मुंह नहीं छुपा रही, बल्कि इसलिए मुंह छुपा रही हूँ क्योंकि मैं अपने ऊपर काला मलते नहीं देख सकती। इतना कहते वो रो दी थी और यही बात येशम और वासिक के लिए हैरान कुन थी। वो रोती क्योंकि उन दोनों को सब कुछ बताती चलेगी कि दुनिया में शायद यही लोग थे जिन पर वो एतमाद कर सकती थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। येशम इसके आगे हाथ जोड़े वो इल्तिजा कर रही थी। ये सब वहाज ने किया और इसके इतना कुछ करने के बाद भी तुम चुप हो? बात बदलते ही इसने सख्त लहजे में इससे पूछा था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं बहुत मजबूर हो गई थी, मुझे कोई नहीं मिल रहा था ऐसा जिसके सामने मैं रो सकूं, अपना हाल बता सकूं। यशा मैं दूसरों के साथ बुरा कर रही थी, मुझे मेरी गलती की सजा इसी दुनिया में मिल गई। चेहरा हाथों में छुपाए वो सिसक रही थी। बब से तुम्हें माफ़ कर चुकी हैं, ये किस्मत थी हमारी, ये सब ऐसे ही होना तय था। खुद को इस गिल्ट से निकाल दो क्योंकि अगर ये सब ना होता तो वो मेरी ना होती। और रही बात बहाज की, तो इसके साथ तो हमारे बहुत बड़े बड़े हिसाब निकलते हैं। वक्त आने पर फुर्सत से सारे हिसाब बराबर करेंगे। ये मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ कुछ वक्त के लिए। वजह जानकर भी अनजान बन रहा था। मैं एक ऐसी जंग लड़ रही हूँ, अगर मजीद यहाँ रही तो मर जाऊंगी। प्लीज़ बाबा से कहो मुझे निकालें यहाँ से। दुबई वाली कंपनी जाकर संभाल लेना, मैं अंकल से बात कर लूंगा। और हाँ, अपनी बात कहते कहते वो अचानक बीच में ही रुका। बुज़दिलों की यहाँ अब कोई जगह नहीं है, यहाँ लड़ना पड़ेगा अपने लिए। तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ, इसलिए वासिक भी तुम्हारे साथ दुबई जाएगा, तुम इसके अंडर काम करोगी। वो फैसला कर चुका था। वासिक ने इस केस फैसले पर फौरन सर हिलाया था।
शाम होते ही सर्द लहर ने सबको अपनी गिरफ्त में ले लिया था। कुर्सी पर पाँव किए बैठी वो गहरी सोच में थी जब कौसर बेगम इसके पास आकर बैठी। किन सोचों में गुम हो आयशा? कुछ नहीं अम्मी, बस वैसे ही मुस्कुरा कर कहती वो सीधी होकर बैठी थी। मौसम में खुनकी बढ़ती जा रही है, लिहाफ निकाल लेंगे कल। जी, तुम्हारे बाबा कह रहे थे जैन से बात करके निकाह की तारीख ले लें, मगर वो इतना मसरूफ हो गया कि बात करने का वक्त ही नहीं मिल रहा। इनकी बात पर इसके दिल से हुक सी उठी थी, मगर वो कुछ ना बोल सकी। अम्मी एक बात पूछूं? लम्हे को तवक्कुफ के बाद इसने उन्हें पुकारा तो कौसर बेगम ने इस बात में सर हिलाया। अम्मी क्या हुआ अगर मैं ये निकाह ना करना चाहूँ? ये जैन इस निकाह से मना कर दे? इसके सवाल पर वो ज़रा सा मुस्कुराई थी। तो तुम दोनों की मर्जी को अहमियत दी जाएगी। एक बार जो गलती कर चुके हैं इसे दोहरा नहीं सकते। बफसे के वक्त जो हुआ वो बहुत बड़ा सबक है हमारे लिए कि रिश्ता करते हुए एक बार बच्चों की मर्जी पूछ लेनी चाहिए। इन्हें हक है इस बात का, क्योंकि कभी कभी माँ बाप का किया फैसला भी औलाद को सारी ज़िंदगी तड़पाता है। माँ बाप को कम से कम अपनी औलाद को इतना एतमाद तो देना ही चाहिए, और हमें अफसोस है कि तुम तीनों को वो सब नहीं दे सके हम। ऐसा तो मत बोले अम्मी, आपने और बाबा ने हमें तमाम आसाइशें दी हैं, और रही बात बिया की तो इसके साथ ऐसा होना इसका नसीब था, और कहीं ना कहीं हम सब के लिए भी कि चाहिए कोई कितना भी अपना क्यों ना हो बिना छानबीन किए रिश्ता ना दे। और अब यह कितना खुश हैं क्योंकि इन्हें बदतरीन से गुजारा कर बेहतरीन से नवाजा गया है। अल्लाह तुम्हें भी ऐसे ही खुश रखे। इसके सर पर हाथ रख वो वहाँ से उठ गई, और इनकी बात पर एक फैली सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आई थी, फीकी सी मुस्कुराहट। यशम रूम में दाखिल हुआ तो वो कोई किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी। इसे देखते वो सीधी होकर बैठी, मगर वो नज़रअंदाज करता अपने कपड़े लिए वाशरूम में बंद हो गया। इसकी नाराज़गी का सोच बफसे की जान हवा हुई थी। लब को चलते इसने परेशानी से वाशरूम के बंद दरवाजे को देखा था। थोड़ी देर बाद वो गीले बालों के साथ बाहर आया तो फ़ौरन इससे अपनी जगह से उठी थी। आपके लिए खाना लाऊं? उसके सामने आते वो जल्दी से बोली, तो बिना इस पर एक नज़र डाले वो अलमारी की तरफ बढ़ गया। यशम, मुझे भूख नहीं, जाकर सो जाए। यशम, आपने दिन में भी कुछ नहीं खाया था, प्लीज़ खा लें वरना मेरी तरह आपकी तबीयत भी बिगड़ जाएगी। इसकी बात पर तंजिया हंसी हंसता वो इसके सामने आया तो इसने नासमझी से यशम का चेहरा देखा। मेरे लिए इतना फिक्रमंद ना हो, क्योंकि अगर कल को मुझे कुछ हो गया और मैं मर, इससे पहले वो अपनी बात मुकम्मल करता। बफसे ने तड़प कर इसके होठों पर हाथ रखा था। ऐसी बात क्यों कर रहे हैं यशम? मुझसे नाराज़गी है तो मुझे सुनाई, यूँ मरने की बातें मत करें। शुरुआत तो आपने ही की थी ना मिसेस यूसुफज़ई। इसका हाथ होठों से हटाते वो सर्द लहजे में बोला तो वो बेसाख्ता इसके सीने से लगी थी। जानती हूँ गलत बोला था, मगर आपको हक नहीं है, आप गुस्से में भी ऐसी बात करें। यशम यूसुफज़ई इसके सीने पर हाथ मारते वो गुस्से से बोली तो बेसाख्ता मुस्कुराया था, मगर फ़ौरन से अपनी मुस्कुराहट छुपाए वो संजीदा हो गया और इसके चेहरा ऊपर उठा इसके आंखों को लबों से छू कर पीछे हुआ। कुछ ऑफिस का काम है, स्टडी रूम में जा रहा हूँ, मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा। इसका गाल थपथपाते वो आगे बढ़ा, मगर वफसे ने इसका हाथ थाम इसे रोका। नाराज़ हैं अभी भी? नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन आइंदा कुछ भी ऐसा बोलने से पहले मेरा एक बार सोच लीजिएगा। अब आराम करें, भूख लगेगी तो मैं खुद खा लूँगा, ठीक है? इसके माथे पर लब रखते वो चला और वह वहीं खड़ी रह गई। वो उदासी से बालकनी में खड़ी ढलती शाम का मंजर देख रही थी। हानिया बेगम आज वापस चली गई थी और यशम ऑफिस में था। इसका दिल था वो अपने घर जाए, मगर सफ़र का सोच ही इसका दिल ख़राब हुआ था। दूसरा वह हाज की मौजूदगी से अपने इरादे से बाज रख रही थी। घर में जैन और आयशा के निकाह की बातचीत हो रही थी, मगर इन दोनों की तरफ से ही अजीब से रवैये पर वो दोनों परेशान थे। कौसर बेगम ने इससे कहा था कि वो बात करे इन दोनों से, और इसने वादा कर भी लिया था। कुछ वक्त पहले जैन ने इससे आरजू के बारे में बताया था और इसने माफ़ भी कर दिया था। इसने जैन की आंखों में आरजू के लिए हमदर्दी देखी, मगर क्या वो मोहब्बत थी वो समझ नहीं पा रही थी। आयशा और जैन बचपन से साथ थे, एक दूसरे के लिए पसंदीदगी रखते थे, तो अब जैन का यूँ किसी और की तरफ रुझान वो इसे इल्ज़ाम नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो खुद भी तो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई थी। वो खुलकर जैन से बात करना चाहती थी, तभी इसने जैन को घर आने का कहा था और इसने हामी भी भर ली थी। इन सब फिक्रों के लिए वो यूं ही बलकनी में खड़ी थी जब किसी ने पीछे से इसे अपने हिसार में कैद किया। मखसूस खुशबू और लम्स महसूस कर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। सारी फिक्रें खुद ही ख़त्म हो गई थी। वेलकम होम अपने कंधे पर इसके लब महसूस कर खुद में सिमटी थी। दी नेक्स्ट डार्लिंग, वैसे आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों खड़ी हैं? इसका रुख अपनी तरफ करते वो पूछ बैठा। कुछ नहीं, अकेले दिल नहीं लग रहा था तो यहाँ ये शोर देखने आ गए। खैर आप फ्रेश हो जाए, मैं चाय बनाती हूँ, फिर चाय पियेंगे। इसके गाल पर हाथ रख कहते वो बाहर की जाने बढ़ी तो यशम ने गर्दन मोड़ इसे जाते देखा। इसकी उलझन से अनजान तो वो हरगिज नहीं था। फ्रेश होकर वो बाहर आया तो इसका ही इंतज़ार कर रही थी।
कोई बात परेशान कर रही है। बिया इसे मुसलसल खामोश देख यशम ने इसका हाथ थामा तो वो नफ़ी में सर हिला गई। आप जानती हैं ना, मुझसे कुछ भी छुपाना मुश्किल है। आपके चेहरे पर सब लिखा हुआ होता है। आयशा और जहन की वजह से परेशान है। यशम की बात पर इसने चौंक कर इसे देखा था। आपको क्या लगता है मैं अपनों से इतना बेखबर हूँ? नहीं, मगर मेरी कुछ समझ में भी तो नहीं आ रहा। अम्मी चाहती है मैं इन दोनों से बात करूँ, जबकि मुझसे ज़्यादा इन दोनों को एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है। वो दोनों करेंगे बात, इन्हें वक्त दें। यशम मैं जैन को गलत नहीं कह सकती। इसके अम्मी पापा जी की जिस तरह डेथ हुई थी, इसके बाद इसका आरजू से हमदर्दी करना मैं अच्छे से समझ रही हूँ। वो ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ इसे समझने की ज़रूरत है, और मैं चाहती हूँ कि आयशा इसे समझे। तो दूसरी तरफ मैं आयशा का सोचती हूँ जिसने हमेशा ही इसका सोचा, और अब इसका बदला रवैया आयशा को तोड़ रहा है। वो अपने रिश्तों को लेकर बहुत हसास है। यशम मैं नहीं चाहती ये गलत फैसला सब तबाह कर दे। इसने अपना दिल खोल कर इसके आगे रख दिया था। यशम ने आगे बढ़कर इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरा। मुझे खुशी है कि आप एक तरफ की बात नहीं सोच रही, आप दोनों को सोच समझ रही हैं, मगर आप परेशान नहीं हो। आरजू यहाँ से जाना चाहती हैं और वासिक इसके साथ जा रहा है। जैन और आयशा के दरमियान भी सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। इसके माथे पर लब रखते हुए इसे पुरसकून करना चाहता था, और वो हो भी गई थी। अपने घर में कदम रखते एक अजनबी सा एहसास इसे हुआ था। कितने वक्त से वो अपने घर से दूर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनजानी जगह पर आ गई हैं। दिल में हुक सी उठी थी, मगर खुद को संभालते वो रिदा के साथ ऊपर आई थी और अपना सामान पैक करने लगी। आरजू एक बार फिर सोच लो मेरी जान, ऐसे अपना मुल्क छोड़ना आसान तो नहीं है। रिदा ने एक बार फिर इसे समझाना चाहा था, और वो ये काम कल से कर रही थी। हरगिज नहीं रिदा, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। क्यों? आखिर सिर्फ जैन की वजह से तो मैं बात करती हूँ। मैं कहती हूँ इसे तुम्हें एक मौका देना, वो मान जाएगा। मैं नहीं चाहती रिदा कि वो माने। इसकी बात पर रिदा को झटका लगा था। क्यों? वो किसी की अमानत है, और मैं इसे इल्तिजा करके इसे अपनों से दूर नहीं कर सकती। मैं पहले ही बुरी किसी की खुशियों को लात मार मैं अपनी खुशियों नहीं हासिल कर सकती। मैं अब ये नहीं करूँगी। अगर वो किसी का ना होता तो शायद मैं इसे इल्तिजा कर लेती, इससे अपनी मोहब्बत की भीख मांग लेती। वो मेहनत जो मैं जाने अनजाने में इसे कर वो मोहब्बत जो मैं इसे जाने अनजाने में कर बैठी हूँ, मगर जबकि मैं जानती हूँ कोई है जो इस शख्स के ख्वाब सजाए बैठी, इसका हक ज़्यादा है जैन पर। मैं इन दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। मैं एक लड़की बनना चाहती हूँ। मैं एक अच्छी लड़की बनना चाहती हूँ ताकि मुझे एक अच्छा हमसफ़र मिल सके। मैं एक मुकम्मल ज़िंदगी चाहती हूँ रिदा, और ये सब मुझे इस जगह से दूर जाकर ही मिल सकता है। तुम खुद को अज़ियत देने जा रही हो आरज़ू, मत करो। तुम ऐसी तो नहीं थी कभी भी। मैं जानती हूँ गलती हुई है, हर इंसान से होती है, मगर तुम आरज़ू मुशर्रफ हो, तुम खुद को संभाल सकती हो। मैं आरज़ू मुशर्रफ ज़रूर हूँ, मगर हूँ तो इंसान ही ना। मुझ में शायद अब वो पहले वाली बात नहीं रही। तुम जानती हो रिदा कितना दर्द होता है जब कोई आपकी ही वीडियो आपके सामने पेश कर दे, और आपका सर शर्मिंदगी से ऐसा झुके कि आपको लगे कि अब ये सर जब भी उठेगा सबकी नफरत भरी नजरें आपके वजूद पर पड़कर आपको फनाह कर देंगी। वो हद से ज्यादा टूट गई थी। रिदा को इस पर तरस आया था। मैं नहीं चाहती रिदा मेरे बाबा को मेरे बारे में कुछ भी पता चले। मैं एक अच्छी बेटी बनना चाहती हूँ। तुम दुआ करना मेरे लिए प्लीज। इसकी बात पर रिदा ने आगे बढ़कर इसे गले लगाया था। जो था जैसे भी था, अब शायद वक्त आ गया था इनके अलग होने का। मैं एक आखिरी बार इसे मिलना चाहती हूँ। मैं इसे बताना चाहती हूँ सब। रिदा से मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करना कि वो एक बार आकर मुझसे मिल ले। अच्छा ठीक है, मैं कहूँगी इसे, तुम बस खुश रहो। इसके गाल पर लब रखते वो नम आंखों से बोली तो इसके गले लग गई। वो आज बहुत दिनों बाद अपने घर आई थी। ड्राइवर इसे छोड़कर गया था। मजाज को इमरजेंसी में जाना पड़ गया था, इसलिए वो ड्राइवर के साथ आई थी। अम्मी कौसर बेगम किचन में मसरूफ थी जब वो पीछे से इनके गले लगी थी। अरे भैया, इसे देख इन्हें खुशगवार हैरत हुई थी। काम छोड़ी इन्होंने इसे गले लगाया। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा। चलो आज अब अंदर बैठते। इसका हाथ थामे वो अंदर लाई। अम्मी आयशा कहाँ है? अरे वो अपनी दोस्त के घर गई है, कह रही थी अम्मी लेने आ जाना। जब से उजैर गया है मसला हो गया है। उज़ैर अपनी जॉब के सिलसिले में लाहौर गया था। अच्छा फिर आप एक काम करें, इसे लेकर आ जाए, फिर हम तीनों मिलकर चाय पियेंगे। मैं पकोड़े बना लेती हूँ। अरे ऐसे कैसे, इतने दिनों बाद आई और काम करोगी? भाई अम्मी घर मेरा भी है ना, मैं सब बना लूँगी प्लीज़। इनसे लाड करते इसने कहा तो इसके अंदाज पर वो बेसाख्ता हंस दी। अच्छा बाबा ठीक है, जो दिल करे बनाओ, मैं ज़रा इसे लेकर आ जाऊँ। इसे कहते वो उठी और फिर इन्हें भेज कर वो किचन में आ गई। सारा काम जल्दी जल्दी से करके इसने पकौड़े बनाए। वो भी काम से फारिग हुई थी कि दरवाजे पर खटका सा हुआ। अरे अम्मी आ गई। खुद से कहते वो बाहर आई तो सामने देख इसके कदम साकित हुए थे। अरे वाह मेरी जान, क्या बात है, मेरी इस्तकबाल के लिए खुद आई हो। आगे कदम बढ़ाता वो खबासा से मुस्कुराया। वहीं इसके बढ़ते कदम देख इसने पीछे की तरफ कदम बढ़ाए थे। दूर रहो खबरदार जो मेरे करीब आए। मुसलसल पीछे की तरफ कदम बढ़ाते हुए इसे वार्न कर रही थी, जो इसका डरा सहमा रूप देख कहका लगा उठा। तुझे लगता है तेरी इस धमकी से डरूंगा? इसकी तरफ बढ़ते वो गुस्से से चीखा तो बफसे को लगा इसका दिल बंद हो जाएगा।
آج تو اور میں یہاں ہیں، اور دیکھ اگر کسی نے دیکھا تو وہ کیا سوچے گا؟ شوہر کو چھوڑ، سابق شوہر سے تعلقات بس منہ بند رکھو اپنا۔ میرا تمہارے جیسے انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نفرت آئی سمجھ، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ مر جاؤ تم وہاج، مر جاؤ۔ غصے سے روتی چیختی تو اس کی ذہنی حالت کے وہاج نے دل کھول کر کہکا لگایا، آج جو کہنا ہے کہہ لے، تجھے تو آج اپنا بنا کر ہی رہوں گا۔ یہ کہتا وہ اس کی جانب بڑھا، اور اس کے آگے بڑھنے پر وہ تیزی سے اندر بھاگی تھی۔ اسے اندر بھاگتے دیکھ وہ خود بھی اس کے پیچھے آیا تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کا گریباں پکڑا، اسے زمین پر دھکیلا تھا۔ گرنے کی آواز پر بفسے کے اندر قدم بڑھتے رکے تھے۔ اس نے جھٹکے سے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی تھی۔ بیچ سین میں وہاج زمین پر پڑا تھا اور اس کا گریباں یشم کے ہاتھ میں تھا۔ یشم اسے دیکھ بفسے کا دل دھڑکا تھا۔ ہمت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ اس کا گریبان پکڑے وہ وہاج کے منہ پر گرایا تھا اور پھر ایک کے بعد ایک کئی مکے اس کے منہ پر رسید کیے تھے۔ ہمت کیسی ہوئی گھر میں قدم رکھنے کی، میری بیوی کے اوپر گندی نظر ڈالنے کی؟ وہ بے دردی سے اسے مار رہا تھا اور اس کا یہ روپ بفسے کے لیے بالکل نیا تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ پیچھے ہوتی دیوار سے لگی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ جانتا ہے کون ہے وہ؟ میری بیوی ہے، میری۔ اس کی کمر میں ٹھوکر مارتا وہ پاگل ہو گیا تھا۔ یشم مت کر، چھوڑ اسے، مر جائے گا۔ وہ واسق بھاگتا گھر کے اندر داخل ہوا تھا اور اسے وہاں سے دور کیا تھا۔ جس کا بس نہیں چل رہا تھا اس کا قتل کر دے، میں اس کی جان لے لوں گا۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی میری بیوی پر گندی نظر ڈالنے کی؟ میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ گھر میں داخل ہوتے عائشہ اور کوثر بیگم کو دھچکا لگا تھا۔ یہ سب دیکھ کر واسق نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا اور پھر پولیس آئی اور وہاج کو اپنے ساتھ لے گئی۔ یہ سب اتنا جلدی ہوا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ بس ساکت دیوار کے سہارے کھڑی تھی۔ یشم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو دیوار سے لگی رو رہی تھی۔ آہستہ سے قدم بڑھاتا ہوا اس کے روبرو آیا تو بنا کسی کا لحاظ کیے وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، میں آ گیا ہوں نا، کچھ نہیں ہوا، چپ ہو جائیں۔ اس کی کمر سے ہلاتے وہ اسے چپ کروا رہا تھا، جبکہ چپ ہونے کے بجائے اس کا سہارا ملنے پر مزید روانی سے وہ رو رہی تھی۔ وہ اچھا نہیں ہے یشم، وہ میرے ساتھ۔ اس کے سینے سے لگے وہ سسک رہی تھی اور اسے یوں دیکھ کر کوثر بیگم اور عائشہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ بیا ایسا مت کریں بیا، ورنہ جتنے آنسو اور نکلے گی ان آنکھوں سے اس سے کہیں زیادہ بری سزا میں آپ کو دوں گا۔ اس کے چہرہ صاف کرتے وہ سرگوشی میں بولا تو اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں جا رہا ہوں، رات کو آؤں گا لینے، اب نہیں رونا۔ امی بیا کو سنبھالے، اسے کہتا وہ کوثر بیگم کی طرف متوجہ اور پھر اس کا گال تھپ تھپاتے وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ اس کے جاتے ہی بفسے کو کوثر بیگم کے گلے لگتی ایک بار پھر سسکی تھی۔ بیا رونا بند کرو، یشم کو پتہ چلا تو وہ غصہ ہوگا۔ اپنی گود میں سسکتی بفسے کو دیکھ ان کا دل اداس ہو گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی حالات اس نہج پہنچ جائیں گے۔ وہ چاہتی تھی یہ بات عبدالعزیز صاحب کو پتہ نہ چلے، مگر انہیں پتہ چل چکی تھی اور اب وہ نہ جانے کہاں تھے۔ گھر کا ماحول ایک دم سے گھٹن زدہ ہو گیا۔ بیا پلیز چپ ہو جاؤ، دیکھو تمہیں ایسے دیکھ یشم بھائی کو کتنی تکلیف ہوگی۔ عائشہ اگر یشم نہ آتے تو، اتنا کہہ کر وہ ایک بار پھر سسکی اور یہ الفاظ اندر آتے یشم کے کانوں سے ٹکرائے تھے۔ السلام علیکم۔ اندر آتے اس نے سلام کیا تو اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپایا تھا۔ وعلیکم السلام، آ جاؤ بیٹا۔ امی آپ انہیں تیار کر دیں، میں بابا کو لینے جا رہا ہوں۔ فقط اتنا کہتا وہ واپس مڑا تو بفسے کی جان لبوں پہ آئی۔ کیا وہ اس سے ناراض ہو گیا تھا؟ اتنا سوچنا تھا کہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھی۔ امی وہ ناراض ہو گئے نا مجھ سے؟ اس کی بےتابی دیکھ عائشہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ظاہر ہے انہوں نے کہا تھا تمہیں رونا نہیں دینا، مگر تم نے سنی نہیں۔ اب دیکھو امی میں کیا کروں، مجھے رونا آ رہا ہے، مجھ سے چپ نہیں ہوا جا رہا۔ امی بے بسی کی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ کچھ نہیں گڑیا، وہ ناراض نہیں ہے، بس پریشان ہے۔ میرے بچے تم تیار ہو، اس کے ساتھ جاؤ اور خود کو تکلیف مت دینا۔ امی وہ واپس آ گیا تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں وہاج کا ڈر ابھی بھی موجود تھا۔ نہیں آئے گا وہ بیا جیل میں، اور اس سب کے بعد بھائی اسے اتنی آسانی سے باہر نہیں آنے دیں گے، مجھے اتنا یقین ہے۔ تو آپ کو کیوں نہیں ہے؟ آپ بس کریں رونا اور مضبوط بنیں، آپ کی اس کمزوری نے سب کو شیر بنایا ہے۔ کب بہادر بنیں گی آپ؟ اگر آپ کا یہی حال رہا تو کوئی آئے گا اور یشم بھائی کو آپ سے چھین کر لے جائے گی۔ عائشہ نے جان کر بات کا دوسرا رخ دیا تھا اور یہ پلان کامیاب بھی ہوا تھا۔ دوسری عورت کا ذکر، وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ دماغ خراب ہے کیا فضول بول رہی ہو؟ وہ ایسے نہیں ہے، اس نے فوراً اسے تڑک کر کہا تو عائشہ نے سر جھٹکا۔ بس لڑکے ایک جیسے ہوتے ہیں، آج ایک کے کل کو کسی اور کے، اور آج کل تو یہ دور ہے کہ آپ اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، دوسروں پر کیسا کریں گے؟ تم ذہن سے ناراض ہو؟ اس بات پر بات کا رخ بدلتے بدلتے یہاں تک آیا تو ایک دم چپ ہوئی۔ مجھے پتا ہے تم اس سے ناراض ہو عائشہ، مگر اس کی بات ایک بار سن لو۔ میں اس سے کیوں ناراض ہوں گی اپیا؟ میری اور اس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ ناراضگی تو تب ہوگی نا جب ہمارے درمیان کچھ ہوگا، فکر نہ کریں۔ میرے علاوہ بھی لوگ ہیں جنہیں تم دونوں کی فکر ہے۔ بات کرو اور اپنا مسئلہ حل کرو، آپ اپنی بات کا رخ بدل کر فضول ٹاپک پر نہ آئیں۔
आयशा के घूर कर कहने पर वह सर झुका गई। आप यह खुद को इतना बहादुर बनाएं कि अगर कोई आपके ऊपर उंगली उठाए तो आप वो उंगली तोड़ कर रख दें। आप समझ रही हैं ना, कहीं ये ना हो कोई जशम भाई को आपसे छीन ले। अल्लाह ना करे। क्या फजूल बोल रही हो, मुझे सुनना ही नहीं है तुम्हें। आयशा गुस्से से झिड़कते वो तकिए में मुंह दे गई तो आयशा बस गहरी सांस भरकर रह गई। गुस्से से खोलते हुए अंदर आई तो चाय पीती सलमा बेगम एकदम खड़ी हुई थी। हिम्मत कैसी हुई हमारे घर आने की? हिम्मत हिम्मत की बात करें मत करें भाभी, क्योंकि जो हिम्मत आपकी बेटी ने आज की इसका हिसाब आप सबको देना होगा। इनकी बात पर वो चौंक उठी। ऐसा क्या किया है मेरी बेटी ने? जो किया है इसका हिसाब वो जेल में देगा, और अगर आप मेरी बच्चियों पर एक उंगली भी उठाए तो इन पर उठी हर उंगली तोड़ दूंगा मैं, बिना किसी लिहाज के। ये एक बाप का आपसे वादा है। इन्हें वार्न करता वो वहां से निकला तो सामने यशम की गाड़ी आकर रुकी थी। बाबा मैं ठीक हूँ यशम, आजाद हूँ इन नाम नेहाद रिश्तों की डोर से, जिनके चक्कर में मुझे अपनों को तकलीफ देनी पड़ी, मेरी औलाद को बर्दाश्त करना पड़ा, सब कुछ अब और नहीं। इतना कहते वो गाड़ी में आकर बैठे तो यशम भी खामोशी से आकर बैठ गया। इस बड़े से बंगले के सामने खड़े इसने एक नज़र इस घर को देखा और फिर निगाहें नीचे गाली। वो आना नहीं चाहता था, वो ये भी नहीं चाहता जानता था क्यों वो आखिर आया, मगर अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। आप अंदर आ जाएं। गार्ड के बुलाने पर वो गहरा सांस भरता अंदर बड़ा था। वो सोच चुका था इसे क्या फैसला करना है। वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने सोफे पर बैठी थी। इसके अंदर आते हुए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। आंखों में अजीब सी चमक आई थी। अस्सलाम वालेकुम जैन, प्लीज बैठो। वालेकुम सलाम। इतना कहता हुआ इसके सामने बैठा तो एक अजीब तरह की खामोशी इन दोनों के बीच दर आई थी। कैसे हो? इस खामोशी को आरजू की आवाज ने तोड़ा था। ठीक हूँ, मैं पाकिस्तान छोड़कर जा रही हूँ जैन, सोचा एक बार तुमसे मिल लूँ। इसकी बात जैन ने बेसाख्ता सर उठाकर इसे देखा था। ऐसे अचानक? अचानक तो नहीं, बस मुझे लगता है पाकिस्तान में अब मेरी जिंदगी वैसी नहीं हो सकती जैसे मैं चाहती हूँ, इसलिए यहाँ से जाना ही बेहतर है। मगर जाने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहती थी, तुम्हें बताना चाहती थी कि तुमसे नफरत की थी, मगर अब जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करती हूँ मोहब्बत हरगिज नहीं है, एक पछतावा है, अफसोस है। मैं इसे मोहब्बत का नाम नहीं दे सकती, और मैं ये भी जानती हूँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए सिवाय हमदर्दी और तरस के कुछ नहीं है। इतना कहते वो लम्हे को रुकी थी। मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, दोबारा से खुद को एक मजबूत लड़की बनाना चाहती हूँ, और इसलिए मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। उम्मीद है तो मुझे माफ कर दोगे। इसने मुस्कुराते चेहरे के साथ जैन को देखा, जिसके चेहरे पर हैनवस संजीदगी तारी थी। कुछ कहोगे नहीं? तुम्हारी बातें सोचकर मैं हैरान हूँ। वाकई जिस बात का जवाब मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। मैं दुआ करूंगा कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो, कामयाब हो और एक बेहतरीन हमसफर तुम्हें मिले। आमीन। शुक्रिया, मेरी भी दुआ है कि तुम भी अपनी जिंदगी में कामयाब हो। शुक्रिया। खैर अब मैं चलता हूँ, खुदाफिज माज। इतना कहता वो वहां से उठ गया और इसके जाते वो आरजू के मुस्कुराते चेहरे पे तारीक सा साया लहराया था। एक आखिरी बार इसने झूठ कहा था कि इसे जैन से मोहब्बत नहीं है, इसे थी इस शख्स से मोहब्बत बहुत पहले से, मगर जब तक एहसास हुआ बहुत देर हो गई थी, बहुत ज्यादा। आज का दिन हाथ से ज्यादा थका देने वाला था और सबको सुलाकर खुद चाय का कप लिए छत पर आ गई। शाल को अच्छे से लपेटे इसने मंडेर से नीचे झांका तो दूर दूर तक सन्नाटों का राज था। कुछ ही देर पहले यशम और वफसे गए थे और फिर इनके जाने के बाद सब कुछ समेट कर वो सबको सुलाकर मामूल के मुताबिक छत पर मौजूद थी। कुर्सी पर बैठ इसने चाय टेबल पर रखी और आसमान पर नजरें जमाई, जो आज बेहद साफ था कि चमकते तारे आंखों को खैरा कर रहे थे। वो अपने ख्यालों में गुम थी जब कोई इसके पास आकर बैठा। किसी की मौजूदगी महसूस कर वो बुरी तरह चूकी थी। गर्दन मोड़कर देखा तो जैन सामने खड़ा। जैन को पाया। कैसी हो? ठीक हो, तुम कैसे हो? इसे जवाब देते आयशा ने वापस से अपना रुख आसमान की तरफ किया तो जैन ने बगौर इसका चेहरा देखा। इन कुछ दिनों में कितने फासले आ गए थे इन दोनों के दरमियान। नाराज हूँ इससे? किस बात के लिए? इसके सवाल पर जैन ने लम्हे को इसे देखा। इस सब के लिए जो हमारे बीच कभी नहीं हुआ। ये कैसा जवाब है जैन? जैसा सवाल था वैसा ही जवाब है। पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? क्योंकि हमारे दरमियान लगी इस नाराजगी की आग बढ़ती जा रही है। कौन सा अफसाना पढ़ कर आए हो? अफसानों में जलने जलाने की बातें नहीं होती, वहां बस मोहब्बत होती है। वही मोहब्बत जो हम दोनों के दरमियान कब से निकल गई है। ऐसा क्यों लगता है जब इंसान किसी और के लिए हमदर्दी महसूस करने लगे ना तो पहली मोहब्बत की हैसियत दो कौड़ी की रह जाती है। तुमने किसका डायलॉग चुराया है आयशा? हाँ, डायलॉग चुराना किसी का मंगेतर चुराने से तो बेहतर है। आखिर वो दिल की बात जुबान पर ले ही आई थी और इस बात का अंदाजा होने पर इसने बुरी तरह लबों को कुचला था। जो चीज चोरी हो जाए वो फिर अपनी कब रहती है। जैसे तुमने ही नहीं मेरे अब की बार आयशा ने इसकी आंखों में बराह रास्त देखा था। नजरों का तसादम हुआ तो दोनों का दिल अजीब से अंदाज में धड़का था। एक के दिल में किसी को खो देने का डर था तो दूसरे के दिल में सब कुछ फिर से ठीक करने की उम्मीद। ऐसा तुम्हें लगता है? अपने दिल से पूछो, क्या अब भी तुम्हारे दिल में मेरी वही जगह है जो पहले थी? अब तुम्हारी आंखों में मुझे अपना अक्स क्यों नहीं दिखता जैन? क्योंकि तुमने ये सोच लिया कि जैन बदल गया, हालांकि ऐसा नहीं है। आरजू से मोहब्बत हो गई है ना तुम्हें? अब की बार इसने जैन की आंखों में झांका था और इसने नजरें हटाई नहीं थी। आरजू वो लड़की है जिसने हमेशा वो सब किया जिससे मुझे इससे चिढ़ हुई, गुस्सा आया, और फिर इसने मेरी बहन के साथ वो कही जिसने मेरी बहन की जिंदगी का रुख ही बदल गया। जो कुछ बिया ने किया वो बहुत तकलीफ दे था, मगर मैं खुश था कि इसे इसके हिस्से की सारी खुशियां मिल गई हैं।
जब आरज़ू मेरे पास आई तो मुझे इसका चेहरा देख, इसकी हालत देखकर तरस आया, मगर वो गुनहगार तो थी, कैसे माफ़ कर देता। मैंने इसे माफ़ नहीं किया और वो चली गई और फिर मुझे बताया गया कि इसका एक्सीडेंट हो गया है। मैं फ्रीज़ हो गया, मुझे लगा वो मेरी वजह से इस हालत को पहुँची है। कोई लाख बुरा क्यों ना हो, मगर हमें ये हक तो हासिल नहीं ना कि हम इसे इस मकाम तक ले जाएँ। मैं डर गया था आयशा कि मेरी वजह से इसका बाप तड़पेगा। कहीं न कहीं मैं भी तो इसका ज़िम्मेदार हूँगा ना। वो हमदर्दी, वो तकलीफ़ जो मैंने बर्दाश्त की, बहुत मुश्किल वक़्त होता है वो सब। तो तुम्हें इससे इतनी हमदर्दी थी कि तुम इसे शादी करने के ख्वाहिशमंद हो गए। शादी? हमदर्दी थी, दुःख था, मगर वल्लाह मैंने शादी का नहीं सोचा था। झूठ, ऐसे ही कोई लड़की उम्मीद नहीं लगा कर बैठती जब तक लड़के की तरफ से कुछ ना हो। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? यकीन नहीं होता तो शायद आज तुम सही सलामत मेरे सामने ना बैठे होते। मुझे दुःख इस बात का है कि तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। क्या मैं तुम्हें गलत समझती या तुम्हें किसी भी अमल से रोकती? हम साथ पले बड़े हैं, हम एक दूसरे को खुद से भी ज़्यादा जानते हैं, तो तुम्हारा यूँ बदला रवैया मुझे अजियत देने लगा था। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि कोई भी रिश्ता ज़बरदस्ती की बुनियाद पर ना बने। ज़बरदस्ती की बच्ची इसकी सर पर चिप्त लगा था, वो बेख्तियार हँस दिया। मैं चुप था सिर्फ इसलिए कि मुझे कुछ चीज़ों को समझना था। मैं खुद को समझना चाह रहा था। एक नया रिश्ता शुरू करने से पहले मैं अपना दिल देखना चाहता था। अगर मैं बेईमानी से रिश्ता बनाता तो ना खुद खुश रहता, ना तुम्हें रख सकता था। तो इतने दिनों की सोच विचार के बाद क्या फैसला किया तुमने? ये सवाल करते इसका दिल बुरी तरह धड़क उठा था और इसके सवाल पर वो एकदम हँस दिया। हँस क्यों रहे हो? मज़ाक कर रही हूँ क्या मैं? इतने सीरियस माहौल में ज़ैन का यूँ हँसना इसे ठीक-ठाक गुस्सा दिला गया। जभी वो एकदम अपनी जगह से उठी थी, मगर इसकी कलाई ज़ैन की गिरफ्त में आई थी। हँस तुम्हारी शक्ल देख कर रहा हूँ, क्योंकि दिल में तुम्हारे कुछ और है और शक्ल ऐसी बनाई हुई जैसे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ैन, इसकी शरारती अंदाज़ पर वो बुरी तरह तड़की थी। मैं यहाँ हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं है अपना फ़ैसला बताने के लिए? मोहब्बत एक बार ही होती है और मैंने एक ही बार मोहब्बत की है और इसे मरते दम तक निभाना चाहता हूँ। बाबा को पहले ही अपना फ़ैसला सुना दिया था, इसलिए फ़ज़ूल की टेंशन में ना आओ तुम। इसके रूबरू आता हुआ इसका दूसरा हाथ भी अपनी गिरफ्त में ले गया। ज़ैन अपना हाथ इसकी गिरफ्त में देख आयशा ने बेसाख्ता इसे पुकारा तो ज़ैन ने इसकी आंखों में देखा। तुम वाकई ये फैसला दिल से ले रहे हो ना? वो अब भी शायद इसे एक खौफ के ज़ेरे असर थी, इसे खोने का डर, मोहब्बत रूठ जाने का डर। मैं इतना कम ज़र्फ़ तो नहीं हूँ ना? मैं इतना बुज़दिल हूँ कि जिससे मोहब्बत करूँ इसे अपना नाम ना दे सकूँ। अगर मैं कहता तो मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाहता हूँ, तो इस बात का यकीन करो, अगर मुझे किसी और से ज़रा सी भी मोहब्बत होती तो मैं तुम्हें सिर्फ़ एक अधूरी ज़िंदगी में शामिल ना करता, क्योंकि इस वक़्त शायद मैं तुम्हारे साथ होता, मगर मेरे दिलो-दिमाग नहीं। इसके सामने भी मेरे दिलो-दिमाग के धागे तुम में उलझे थे। मुझे तुम्हारी फ़िक्र थी, अब भी तुम्हें सफाइयाँ दूँ? ज़रा-सा झुक इसने पूछा तो वो सर झुकाते ना में सर हिला गई। अब यकीन करना, बस मेरा कुछ वक़्त बाद मेरे पास आना है, शरारत से कहता हुआ इसके शर्माने पर मजबूर कर गया। गाड़ी अपार्टमेंट के बाहर रुकी तो इसने बेचैनी से येशम को देखा, जो पूरे रास्ते ऐसे चुप बैठा था जैसे कुछ बोलेगा तो गुनाह मिलेगा। वो बोलना चाहती थी, इससे बात करना चाहती थी, मगर इसके संजीदा तासुरात देख के इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। गाड़ी पार्क करता वो बाहर निकला तो वो खामोशी से इसके पीछे आई थी। आज ऐसा पहली बार हुआ था, ना इससे कोई बात की, ना इसका हाथ पकड़ा। वो ऊपर बढ़ा तो इसने अपने कदम रोक लिए। अपने पीछे से आहट ना पाते हुए एकदम से रुका और फिर मुड़कर देखा तो वो नहीं थी। माथे पर बाल डाले वो वापस आया तो वो बाहर खड़ी थी। इसके माथे पर पड़े बलों को नज़रअंदाज करते इसने रूठे अंदाज में अपना हाथ आगे किया तो येशम आहिस्ता से आगे बढ़ा और इसका हाथ थाम अंदर बढ़ा, मगर बात इसने अब भी नहीं की थी। दरवाज़ा लॉक करता अंदर आया और इसका हाथ छोड़कर कमरे में चला गया। वो जानती थी वो गुस्सा है, गलती इसकी थी, वो इसे नहीं बता सकी थी वहाद के बारे में, मगर अब मनाए तो मनाए कैसे, ये सबसे ज़रूरी था। घड़ी रात के 12 बजा रही थी। एक डर भी था दिल में कि वो डांटेगा, मगर हिम्मत करते वो आगे बढ़ी और जैसे ही कमरे में कदम रखे एक झटका था जो इसे लगा था येशम बेड पर अपनी जगह सो रहा था। क्या वो इतनी जल्दी सो गया? इसकी आंखों के पर रखे हाथ देख इसका दिल क्या खूब जोर जोर से रोए उठे। कोई नहीं सोएगा आज, आई समझ। इस एसी फुल करते वो गुस्से से चिल्लाई चिल्लाई। इतनी सर्दी में एसी ऑन कर वो इसे जगाना चाहती थी। उठे येशम, ये कोई टाइम नहीं सोने का। गुस्से से इसके सर पर चिल्लाते वो दीवार बजाने लगे, मगर वो भी ढीठ बना लेटा रहा। येशम उठ जाए, इसका हाथ हिलाती हुई रुहासी हो गई। येशम, मैं रो दूंगी और चुप भी नहीं होंगी। नाम आंखों के साथ कहती हुई इसे उठाने को झुकी थी, जब अचानक येशम ने अपना हाथ इसकी कमर में डाल इसे खुद पर गिराया था। अभी वो इससे एक झटके से नहीं संभली थी कि करवट लेता वो इसे बेड पर लिटाता इस पर हावी हुआ था। क्यों तंग कर रही है मुझे? देख नहीं रहा मैं आपको मैं सो रहा हूँ? माथे पर बल डालकर कहता वो इसे पागल कर रहा था। क्यों सोने दूं? पहले कभी सोए हैं ऐसे जो आज सो रहे हैं? हाँ, हमेशा से अकेले ही सोता आया हूँ मैं, क्योंकि पहले मैं नहीं थी, पहले तो मैं भी नहीं था। तो आपको अब क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है? येशम, मैं आपके साथ बहुत बुरा पेश आऊँगी। इससे ज़्यादा क्या बुरा पेश आएँगी? ये आपके मुझे बेएतबार समझा हुआ है? येशम, इसकी शिकवे पर वो तड़प उठी।
बफ से जाए, मुझे नींद आ रही। इसके ऊपर से हटता वो अपनी जगह पर लेटे तो वो तड़पी थी। इस फासले पर वो वापस आए जहाँ थे आप। गुस्से से कहती इसने जेशम को देखा, भैया सो जाए, मुझे नींद आ रही है। आंखों पर हाथ रखते हुए इसे बिल्कुल अनजान बन गया। और यहाँ बफसे की बात हुई थी। अपने आंसू छुपाने को वो बेड से उतरकर बालकनी में आ गई और दरवाजा बंद कर दिया। आंसू पलकों को भगोकर इसके आरज़ों पर बिखरे थे। क्या मैं नाराज भी नहीं हो सकता आपसे? नाराजगी भरी आवाज इसके कानों में टकराई, मगर वो हनवस रोती रही, बिना इसकी तरफ रुख किए। तभी इसने पीछे आकर इसे अपने हिसार में कैद किया और इसका लम्स पाते हुए टूटकर एक बार फिर बिखरी थी। सिसकियों से रोते हुए इसे तकलीफ में मुब्तला कर रही थी। भी अगर आपने रोना है तो मैं चला जाऊं। इसकी धमकी पर जल्दी से नफी में सारी लाते इसने हाथ की पूंछ से आंसू साफ किए। यशम ने आहिस्ता से इसकी कनपटी पर अपने लब रखे। आई एम सॉरी, मैं डर गई थी। यशम बहुत ज्यादा डर गई थी। आई एम सॉरी जान है आप मेरी, आपके बगैर मेरा कोई वजूद नहीं है। मैं मर जाऊंगा अगर आपको कुछ हुआ। पिया मुझसे मत छुपाइएगा कभी कुछ। आज मुझे लगा मैं जान निकाल कर किसी ने मेरे दिल मुट्ठी में ले लिया है। मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा हैं आप। यशम मामूली से नाराज़ होकर दूसरी शादी तो नहीं करेंगे ना? कब से दिमाग में अटकी बात बिलाखिर लबों पर आ गई थी। आपको मुझ पर शक है, मेरी मोहब्बत पर? इसके गिर्द अपना हसार मजीद सख्त करता हुआ इसकी पिछली गर्दन पर अपने सुलगते लब रख गया। मुझे खुद पर यकीन नहीं, मैं बुरी हूँ, हमेशा अपनों को तकलीफ देती हूँ, लेकिन आज के बाद मैं आपको ये मौका ही नहीं दूंगा। आपको अपनी शाहराग से ज़्यादा करीब रखूंगा, इतना कि आपका दिल मेरे साथ धड़केगा। इसकी लोह पर लब रखता वो गर्दन तक आया और फिर इसका रुख अपनी तरफ करते हुए इसके लबों को अपनी दस्तरस में ले गया। ले चलूंगा आपको अपनी दुनिया में, इस तकलीफ भरे माहौल से दूर चलेंगी मेरे साथ। इसके लबों को आज़ादी बख्शते ही इसने अपना माथा इसके माथे से टिकाकर सरगोशी की तो बफ्स इसकी सीने से लगी थी। इसे बाहों में उठाते वो अंदर की जाने बढ़ा ले जाकर बेड पर लेटा ताकि इस पर झुका लिटाता इस पर झुका था। आंखों में अपने लिए एतबार देखना चाहता था ताकि आज के बाद कोई बात आप मुझसे छुपाए नहीं। इसकी आंखों पर लब रखते वो आहिस्ता से गोया हो, इन लबों को छूकर मैं अपनी मुस्कुराहट आपको देना चाहता हूँ। सरगोशी करता वो इसे अपने लम्स में महका गया था। वो इसकी मोहब्बत थी, जनून की हद तक वो इसे मोहब्बत करता था और आज वो इसे शिद्दत से ये एहसास दिला रहा था कि वो इसके लिए क्या है। गुजरती रात और माना खेज खामोशी, वो इसे आज मोहब्बत के एक और बड़ी सिंहासन पर बिठा गया था। इसके हाथों में वफसे के साथ हाथ कैद थे, वो चाहकर भी इसे फरार नहीं पा सकती थी। भीगी भीगी सी सुबह ने दिसंबर को खुशामदीद कहा था। बाहर हर शय इस बारिश के रंग में भीगी थी। इतनी हसीन सुबह का मंजर शायद ही किसी ने देखा हो। यशम को हसार में कह दूं, इसके सीने से लगी गहरी नींद में थी। रात बाहर दुनिया बारिश में भीगी थी, मगर यहाँ वो इस शख्स की मोहब्बत में भीगी थी और इस बारिश की बात ही अलग थी। अपने महबूब की संगत में कीमती वक्त गुजारना वो इसके बाहों के हसारे में मुक्की दुनिया को भुला गई थी। इस शख्स की कुर्बत में न जाने ऐसा क्या जादू था कि वो दुनिया को भूल जाती थी। अपना हर दुख तकलीफ इसे सब बेमाना से लगते थे। खुनकी का एहसास बढ़ा तो इसने कसमसा कर आंखें खोली और फिर अपने पहलू में गहरी नींद सोई यशम को देखा। घड़ी सुबह के 7 बजा रही थी, मगर ऐसा लगता था जैसे न जाने कितनी रात हो रही हो। इसके हाथ पर अपना सर रखते इसने अपना हाथ इसके ऊपर रखा तो यशम ने बेसाख्ता इसे खुद में भींचा। आप जाग रहे हैं? इसे हैरत हुई थी, क्योंकि ऐसा तो कहीं से नहीं लग रहा था कि वो जाग रहा है। मोहब्बत पहलू में हो तो नींद का किस कमबख्त को आ जाती है जाना। इसके माथे पर लब रखते हुए आहिस्ता से बोला तो शर्मगी मुस्कुराहट ने इसके लबों पर बसेरा किया था। आपको पता है आज की सुबह कितनी हंसी है? इसके बालों को संवारते हुए आहिस्ता से लब इसके माथे पर सबत करता मुस्कुराया। बहुत। क्या मैं संग प्ले करूं? बहुत। क्या मैं सॉन्ग प्ले करूं? हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाते इसने पूछा तो आंखें बंद करते वो इस बात में सर हिलाया। इसका माथे पर लब रख गया। इसने मोबाइल उठाकर सॉन्ग प्ले किया और हाथ को सर के नीचे रख जरा सा उठ इसने आंखें मूंदे लेटे यशम को देखा। ये गाना इस शख्स के नाम जिसके नाम मैंने अपनी सारी जिंदगी की है। इसकी गाल पर लब रखती वो सरगोशी के अंदाज में कहती इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। तेरे हाथों की तरह मेरे हाथों का सफर, रोजाना रोजाना तेरी आंखों से कहे कुछ तो मेरी नजर, रोजाना 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 मैं सोचूं यही कहाँ आजकल मैं हूँ लापता। तुझे देख लूं तो हंसने लगे मेरे दर्द भी क्यों खा मखा। हवाओं की तरह मुझे छू के तू गुजार रोजाना रोजाना तेरे हाथों की तरह मेरे हाथों का सफर, रोजाना रोजाना इन आंखों से ये बता कितना मैं देखूं तुझे रह जाती है कुछ कमी। जितना भी देखूं तुझे रोजाना मैं ये सोचूं यही कि जी लूंगी मैं बेसांस भी ऐसे ही तू मुझे मिलता रहे अगर, रोजाना रोजाना तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर, रोजाना रोजाना यूं आ मिला तू मुझे जैसे तू मेरा ही है। आराम दिल को जो दे वो जिक्र तेरा ही है। रोजाना मैं सोचूं कि चलती रहे तेरी बातें तेरी आते जाते यूं ही मेरे लिए ठहर, रोजाना रोजाना तेरे हाथों की तरफ मेरे हाथों का सफर, रोजाना 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 रोजाना। इसकी आंखों पर लब रखते इसने आहिस्ता से इसके कुशादा सीने पर पड़े बालों को समेटा। मैं चाहती हूँ जब हम बर्फ से ढके
جائیں تو آپ مجھے بتائیں کہ مجھ سے کتنی محبت آپ کو ہے، پہاڑ ہماری محبت کے گواہ ہوں گے۔ دیکھتا علاؤ ہمارے سامنے ہوگا، ستاروں پر ہی رات ہوگی، میں یوں ہی وہ کندھے کے سے سر ٹکائے بیٹھی رہوں گی اور آپ میرے کانوں میں محبت کا ساز ڈھیلنا۔ اس کی پلکوں کو انگلیوں کی پورے سے چھوتے وہ اپنے دل کا حال اسے بتا رہی تھی، اور میں چاہتا ہوں بلند و بالا پہاڑوں کی وادی میں ہمارا نام لکھا ہوں تاکہ جب ہمارے بچے بڑے ہوں تو وہ جا کر دیکھیں۔ اس کی کمر کے گرد گرفت مضبوط کرتا ہوا اسے مزید خود پر جھکا گیا کہ اس کے بال آبشار کی طرح بکھرے تھے۔ چہرے پہ میری زلف کو پھیلاؤ کسی دن، کیا روز گرجتی ہو برس جاؤ کسی دن، رازوں کی طرح اترو میرے دل میں کسی شب، دستک پہ میرے ہاتھ کے کھل جاؤ کسی دن، پیڑوں کی طرح حسن کی بارش میں نہا لو، بادل کی طرح جھوم کے گھر آؤ کسی دن، خوشبو کی طرح گزرو میری دل کی گلی سے، پھولوں کی طرح مجھ پہ بکھر جاؤ کسی دن، گزاریں جو میرے گھر سے تو گزرے جو تم میرے گھر سے تو رک جائیں ستارے، اس طرح میری رات کو چمکاؤ کسی دن، میں اپنی ہر ایک سانس اس رات کو دے دوں، سر رکھ کے میرے سینے پہ سو جاؤ کسی دن۔ امجد اسلام امجد سرگوشی سے انداز میں اسے غزل سناتا ہوں، اس کے کان کی لو کو چھوتا، اس کی کنپٹی کو چھوتا، اسے مکمل طور پر اپنی باہوں کے حصار میں باندھتا، اس پر دسترس حاصل کر گیا۔ کسی روز تو ملے مجھے، اپنی بےتابیاں بیان کرو تجھے، تیرے آنے سے پہلے کی اذیتیں شمار کروں، تیرے لمس سے مہکتا میں جانا، اپنا دل تیرے نام کروں میں۔ اس کے لبوں کو چھوتا وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا آنکھیں موند گیا۔ یشم سونا نہیں ہے اس کا، یوں آنکھیں موند لینے سے سخت برا لگا تھا۔ تبھی اس نے ذرا سی چٹکی اس کے گال پر کاٹی تو وہ بے ساختہ مسکرایا، سوئے شیر کو جگا رہے ہیں، غلط کریں گے۔ اس کی طرف کروٹ لیتا وہ اس پر اپنا ہاتھ رکھ گیا تو وہ چپت نے اس نے یشم کے ہاتھ پر ماری۔ اتنا حسین موسم ہو رہا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا باہر چلتے ہیں نا۔ کھڑکی سے آتی ہوا محسوس کر وہ بے چین ہوئی تھی، یہ موسم اس کا پسندیدہ تھا۔ ویسے شور سے ذرا محبت نہیں، وہ بیچارہ آپ کے وقت کے لیے ترستا ہے اور آپ کو موسم کی پڑی، ہائے اللہ اس کی ناک کھینچتے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یشم نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو لمحے کو دیکھا اور پھر اچانک اس سے اسے تکیے پر گراتا اس پر حاوی ہوا تھا۔ اس حملے کے لیے وہ تیار نہیں تھی، تبھی بے ساختہ اس کی چیخ نکلی تھی، یشم جان نکال دی میری۔ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے وہ غصے سے بولی، مگر وہ ڈھیٹ بنا اس کے گردن پر جھک لبوں میں اس کا حال سے بحال کر گیا۔ عبدالعزیز صاحب کے گھر آج معمول سے زیادہ رونق تھی، ہر طرف خوشیوں بھرے گیت گائے جا رہے تھے، پورے گھر کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ آج بالآخر زین اور عائشہ کے نکاح کی تقریب تھی۔ امی آپ لوگ کب تیار ہوں گے؟ کوثر بیگم کو ایسے گھومتے دیکھ وہ ناراضگی سے بولی تو انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا، بھائی اب تو لڑکے والے ہم پر روب جمائیں گے۔ وہ زین کی طرف سے بارات لانے والی تھی اور اسی بات پر انہوں نے اسے شرارت سے تنگ کی تو وہ ہنس دی، آپ کی بیٹی کو نند بن کر تنگ بھی تو کرنا ہے نا، سارے بدلے لوں گی میں، چلو یہ بھی اچھا ہے، اپیا میری بیوی کم از کم آپ کے عتاب سے بچ جائے گی۔ عزیر کی آواز پر اس نے گھور کر اسے دیکھا جو دروازے پر استادہ بالکل تیار کھڑا تھا۔ ماشاءاللہ بھائی، میرا بھائی تو شہزادہ لگ رہا ہے، وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس ہوئی سے شہزادہ ہی تو لگا تھا۔ امی نظر اتار دیجیے گا میرے بھائی کی، ورنہ کہیں چڑیلیں آج عاشق نہ ہو جائے۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اس نے شرارت سے کہا تو اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ امی اپیا تو سادگی میں اتنی پیاری ہیں، ان کی نظر پہلے اتاریں آپ، اگر آپ دونوں بھائی بہنوں کی محبت ختم ہو گئی ہو تو ذرا اماں کی بھی تعریف کر دو، دونوں مجھ پر ہی گئے ہو۔ یار اپیا امی جیلس ہو رہی ہیں، وہ دونوں اب ان کو تنگ کر رہے تھے۔ جا رہی ہوں میں تیار ہونے کو کرتے رہو ایک دوسرے کی تعریف۔ ان دونوں کو ایک ایک چپت رسید کرتے وہ اندر بڑھ گئی تو ان کو ایک کہکوئے دور تک ان کا پیچھا کیا۔ اب آپ بھی تیار ہو جائیں، میں جا رہا ہوں یشم بھائی کے پاس تاکہ وہ ریڈی ہونے آ سکیں، ویسے وہ ایسے ہی بھی ہیرو لگتے ہیں، لوگوں کی طرح تیار ہو کر نہیں۔ شرارت سے کہتے اس نے عزیر کو چڑھایا، کیسی دوغلی ہو یار اپیا۔ اس کے انداز پر وہ کہکا لگا اٹھی، ویسے تم نکاح کے بعد یشم بھائی کے گھر جا رہی ہو؟ ہاں فائنلی انہیں فرصت مل گئی، اب وہاں جا کر ایک بہت ضروری کام ہے جو مجھے کرنا ہے، خوشی ہوگی اگر اپنے کام میں کامیاب ہوں گی آپ۔ وہ اس کا اچھے سے جانتا تھا، تبھی سے بیسٹ وشز دیتا وہ چلا گیا تو تیار ہونے روم میں آئی تھی۔ عائشہ نے کہا بھی تو پارلر چلے، مگر وہ کمفرٹیبل نہیں تھی۔ اپنی تیاری مکمل کر اس نے آئینے میں خود کو دیکھا تو اپنے ساتھ کسی اور کا عکس بھی آئینے میں نمایاں ہوا تھا۔ رف سی شرٹ ٹراؤزر پہنے میسی بالوں کے ساتھ وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالے دروازے سے ٹیک لگا کھڑا تھا۔ اسے اپنے ساتھ دیکھ اس کے لبوں پر ایک بھرپور مسکراہٹ آئی تھی، آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا تھا۔ یش میں کیسی لگ رہی اس کی طرف پلٹتے اس نے پوچھا تو یشم نے بغور اس سے دیکھا۔ آئس گرین کے گھٹنوں تک آتی فراک جس پر کاپر کی امبرائڈری تھی، گولڈن غرارے پہنے، بالوں کو سائیڈ کر اس نے جھومر لگایا تھا۔ یشم کی پسند کی جیولری پہنے ہوئے ایک بار پھر اس کا دل دھڑکا گئی۔ ہمیشہ سے بھی زیادہ حسین، خوبصورت، دلکش، پیاری میری شہزادی۔ اس کے قریب آتا ہوا ایک ایک لفظ پر زور دے رہا تھا جب افسے نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ یہ لفظوں کی تعریف سے زیادہ مجھے یہاں اپنا عکس دیکھنا پسند ہے۔ اس کی آنکھوں کو اپنے پوروں سے چھوتے وہ دل فریب سا مسکرائی۔
पहले ही बंदा फिदा है आप पर, हर बार क्यों ऐसे जानलेवा बन जाती है मेरे लिए? क्योंकि मुझे आपसे इश्क है, बेतहाशा इश्क। अगर अपनी मोहब्बतों का शुमार करने बैठूं तो सारे पलड़े कम पड़ जाएंगे, लेकिन आप शुमार नहीं कर पाएंगे कि मोहब्बत के किस दर्जे पर रखा है आप बफ़्स यशम यूसुफ़ज़ई ने, आपको बफ़्स यशम यूसुफ़ज़ई ने। आपको इसका जवाब इसे ज़्यादा दिलकश अंदाज में देता अगर देर ना हो रही होती। इसके माथे से माथा टिकाए वो मुंह बनाया गया तो वो हंस पड़ी। कोई नहीं, होता है, होता है। शरारत के इसके दोनों कानों को पकड़ते हुए इसका चेहरा दाएं बाएं हिलाते बोली तो इसके इस अंदाज पर वो बेसाख्ता हंसतियाँ हंस क्यों रहे? दिन ब दिन बच्ची बनती जा रही हैं आप। खुश नसीब हूं ना कि मेरे बचपने को ख़त्म नहीं करने देते आप, और ऐसा शौहर तो फिर नसीब वालों को मिलता है। अम्मी कहती हैं हर कोई आपका बचपना बर्दाश्त नहीं करता, ना कबूल करता है। बहुत नसीब वाली होती हैं वो लड़कियां जिनके शौहर इनका बचपना जिंदा रखते हैं, खुद इनके साथ बच्चे बन जाते हैं, इन्हें ऐसा महसूस करवाते हैं कि वो इनके लिए कितनी खास है। अपने चेहरे पर रखे इसके हाथ पर आहिस्ता से लब रखते हुए इसे मोतबर कर गई थी। यशम ने झुककर इसके माथे को अपने लबों से छुआ था। अब आप रेडी हो जाए, मैं जैन को देख लूँ वो तैयार हुआ कि नहीं। बेड पर रखे कपड़ों की तरफ इशारा करते इसने कहा और फिर बाहर आ गई। अंदर रहती तो यकीनन रो जाती। इस शख्स के सैर से निकलना बहुत मुश्किल था। वो इसे इतनी मोहब्बत करती थी जिसका इसे खुद भी पता नहीं था। सीढ़ियाँ चढ़ते वो ऊपर आई। जैन बिल्कुल तैयार था, नैरॉन शेरवानी पहने वो आईने के सामने खड़ा था। क्या बात है, दूल्हा साहब तो पूरी शान के साथ तैयार है। दुल्हन सादी हालत में कबूल नहीं करती ना। इसकी शरारत का जवाब शरारत से देते वो सोफे पर बैठा तो बफसे ने कुल्ला ही से बनाया। यशम तैयार हो रहे हैं, फिर चलते हैं हम। अम्मी पापा पहुंच गए वहाँ और दुल्हन भी बिल्कुल तैयार है। चले फिर देर नहीं करवाते ना मेरी दुल्हन को, जल्दी से कहता हुआ इसे हंसने पर मजबूर कर गया। फूलों से सजी इस खूबसूरत स्टेज पर दुल्हन बने बैठे वो जैन की मुंतजिर थी। इसके सामने फूलों की दीवार बीचों बीच बनाई गई थी जहाँ निकाह की रस्म अदा होनी थी। गोल्डन शरारा पहने बिया तो सबसे ज्यादा प्यारी दुल्हन लगी। बिया को सबसे प्यारी दुल्हन लगी। वो लोग साथ निकले थे, उजैर से लेने आया था और साथ कौसरा बेगम और अब्दुल अजीज साहब को साथ लाया था। वो दूल्हा दुल्हन दोनों की तरफ से अपना हिस्सा डाल रहे थे। माशाल्लाह बहुत प्यारी दुल्हन। बारात का शोर उठा तो इसकी तारीफ करते इसके चेहरे पर घूंघट डाल गई। जैन को फूलों के पर्दे के दूसरी तरफ बिठाया गया तो इसीलिए स्टेज से उतरी और दूसरी तरफ इसे बिठाया। अपना वक्त याद आते आंखें अपने आप ही नम हुई थी। निकाह की रस्म शुरू हुई और फिर इजाबो कबूल के मराइल के बाद वो दोनों एक खूबसूरत रिश्ते में बंध गए। अपनी जगह से उठकर जैन ने वो पर्दा हटाया और फिर इस घूंघट को उल्टे ही इसने आहिस्ता से इसके माथे पर लब रखे इस खूबसूरत रिश्ते की मुबारकबाद दी थी। फोटो शूट हुआ और फिर रुखसे का मरहला आया था। अबू बकर यूसुफज़ई स्पेशली इसकी ख्वाहिश पर निकाह अटेंड करने आए थे। हानिया बेगम चाह कर भी नहीं आ सकी थी। एक घर में जाने के बावजूद इसकी आंखें नम हो गई थी। जैन ने आयशा का हाथ मजबूती से थामा था। बिया वो दुल्हन है इसलिए रो रही हैं। आप क्यों रो रही हैं? इसकी नाक नम आंखें देख वो चिढ़कर बोला, क्योंकि इसकी आंखों में आंसू देखना कितना अजियतनाक था ये सिर्फ वही समझ सकता था। आप मुझे रोने क्यों नहीं देते? इसकी चिढ़ने पर वो गुस्सा हुई तो बस गहरा सांस भरकर वो रह गया। आयशा और जैन के लिए इसने स्पेशल अरेंजमेंट करवाया था, इसलिए इन्हें वहाँ रवाना करता वो अंदर आया जहाँ वफसे अबू बकर यूसुफज़ई से बात करने में मसरूफ़ थी। बाहर आ जाए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इन्हें नज़रअंदाज करते हुए इसे कहता मजीद वहाँ नहीं रुका तो वफसे ने उदासी से इन्हें देखा। मैं सब ठीक कर दूंगी, वो आपसे नॉर्मल बात करने लगेंगे, आई प्रॉमिस। मुझे यकीन है अपनी गुड़िया पर। इसके सर पर हाथ रखते हुए इसके साथ ही बाहर निकले थे। फ़ोन पर बात करता वो अपनी कार के पास आकर खड़ा हुआ था। इसका सारा ध्यान कॉल पर था जिसे सुन इसके माथे के बलों में इजाफा होता जा रहा था। वो खुद से इतना लापरवाह हो गया था कि अपने दिल के मकाम पर वो लाल डॉट इसे नजर ही नहीं आया। सामने झाड़ियों में छुपा वो निकाब पोश इसके निशाना बांधे खड़ा था। इसकी शातिर नज़रें अपने निशाने पर थी। अंदर से आते अबू बकर यूसुफज़ई और बफ से बातों में मसरूफ़ थे कि अचानक बफसे की नज़र यशम की तरफ उठी थी। बाबा वो रहे यशम। इसकी उंगलियों की सेम तो अबू बकर यूसुफज़ई ने सामने देखा तो इन्हें झटका लगा था। इसके सीने पर इसे निशाना को देख यशम वो वहीं से चीखे थे। इनकी चीख पर बफसे को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था और फिर वो चीखी यशम। इससे पहले वो इस तक पहुंची इसे शूटर ने ट्रैगर दबाया था। सुर्ख स्याल से इसका दामन भीगा था। यशम वो घुटनों के बल गिरी थी, आंखों में बेयकीनी थी। पुलिस के सायरन की आवाज़ चारों तरफ गूंजने लगी थी। बाबा अपने आगे अबू बकर साहब को देख यशम साकित हुआ था। उसको लहू में रंगे इसके सामने गिरे थे। इसके हिस्से की गोली इन्होंने खाई थी। बाबा अपने आगे अबू बकर साहब को देख यशम साकित हुआ था। उनको लहू में रंगे इसके सामने वो गिरे थे। इसके हिस्से की गोली इन्होंने खाई थी। बाबा इससे पहले इनका सर जमीन पर लगता यशम ने इन्हें थाम कर इनका सर अपनी गोद में रखा था। बाबा बहते अश्क वो पागल हो गया था। बिना वक्त जाया कि इन्हें गाड़ी में डाल अस्पताल लेकर आए थे। बक्सी दूसरे वार्ड में थी। इसका बीपी खतरनाक हद तक लो था। ये दूसरा सदमा था जो इसने बर्दाश्त किया था। अब बकर यूसुफज़ई अंदर ऑपरेशन थिएटर में थे। यशम बाबा होश में आते ही इसने सबसे पहले इनका पूछा। इनको सर झुकाए वो सर झुकाए इसके पास बैठा था। यशम बाबा को क्या हो गया है? यशम मुझे बाबा के पास जाना है प्लीज़। बिया ऑपरेशन थिएटर में है, आप रिलैक्स करें प्लीज़।
اس کی طبیعت کی وجہ سے وہ اسے سنبھال رہا تھا، ورنہ دل تو تھا کہ چیخ چیخ کر رو۔ جس باپ سے اس نے نہ جانے کتنے سالوں سے بات نہیں کی تھی، آج وہ ناراض ہو کر ہسپتال کے کمرے میں پڑا تھا۔ آج وہ ان سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر آج وہ چپ تھے آنکھیں موندے۔ یشم کا دل پھاٹ رہا تھا انہیں اس حال میں دیکھ۔ یشم آپ ان سے بولے نا، وہ آپ سے بات کریں، وہ تڑپ رہے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے، پلیز یشم، انہوں نے کہا تھا کہ وہ منا لیں گے آپ کو۔ وہ ایسے تو نہیں کہہ سکتے نا یشم، اس کے سینے سے لگی، وہ سسک رہی تھی، آنکھ سے نکلتا آنسو بیا کے بالوں میں جذب ہوا تھا۔ آج اس نے جانا تھا ماں باپ چاہے کچھ بھی کر لے اور ہم چاہے ان سے کتنا ہی خفا کیوں نہ ہو، مگر ہمارے دل میں ان کی محبت رہتی ہے، ان کا رتبہ بڑا ہوتا ہے۔ جب وہ ہماری خطائیں معاف کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں، وہ غلط تھے مگر انہیں احساس تھا اس کا، اور آج اسے احساس ہوا کہ اپنوں سے قطع تعلق کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر وہ دل میں بات لیے چلے جائے تو بیا کے ساتھ باہر آیا تھا، اس کمرے تک یہاں وہ موجود تھے۔ اس نے ایک نظر دروازے کے پار اس بے ہوش وجود کو دیکھا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو آپ بات کریں گے، ان سے ساری غلط فہمیاں دور کریں گے۔ اس کا ہاتھ تھامے اسے سمجھا رہی تھی، جس پر یشم نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ دلہن بنی وہ زین کے انتظار میں بیٹھی تھی، اب اس کے پاس آ کر بیٹھا اور آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ ماشاءاللہ اتنا کہتا وہ اس سے آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا تو حیا سے اس کی پلکیں جھکی تھی۔ مانتا ہوں بہت برا ہوں مگر تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے حنائی ہاتھوں کو تھامتے اس نے انگلی کی پور اپنے نام پر رکھی تو عائشہ نے نظریں اٹھا کر اس انسان کو دیکھا جس سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی، حد سے زیادہ۔ کچھ کہو گی نہیں؟ ذرا سا اس کی طرف کوئی جھکتے اس نے پوچھا تو عائشہ نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ آج بولنے کا دن ہے بھی نہیں، ویسے مانا خیز سے کہتے اس نے آہستہ سے اپنے لب اس کے رخسار پر رکھے اور پھر اس کی تھوڑی پر لب رکھتا اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ زین رہائی ملتے وہ گہرا سانس لیتی سے پکار بیٹھی، آج رہائی ممکن نہیں، ساری باتیں کل کے لیے چھوڑتے ہیں۔ آج میں تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کیا ہو۔ اس کی بند آنکھوں پر لب رکھتے اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں پر الجھاتا وہ آج اپنی محبت اس پر لٹا گیا، اور ایک عرصے سے اس کی دیوانی تھی، اور آج اسے دیوانے کا دیوانہ پن جھیلنا تھا۔ وہ اپنے ہر عمل سے اسے بتا رہا تھا کہ کتنی خاص ہے وہ اس کے لیے۔ کھڑکی سے جھانکتا چاند اس پیارے سے جوڑے کو ڈھیروں دعائیں دے گیا تھا۔ 5 سال بعد تاریک رات کی سیاہی آہستہ آہستہ افق پر ابھرتے آفتاب کی کرنوں تلے کہیں گم سی ہو رہی تھی۔ اونچے اونچے دیو ہیکل پہاڑ برف کی چادر اوڑھے دیکھنے والے کو مبہوت کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ دور کہیں سے آتی بہتے جھرنے کی آواز ماحول میں ایک سرور سا بکھرتی آ رہی تھی، پھولوں کی خوشبو سے مہکتی فضا۔ اس نے پردے سائڈ کرتے سنگ مرمر سے مزین بالکنی میں قدم دھرے تھے اور گہرا سانس بھرتے اس خوشبو کو سانسوں کے ذریعے اپنے اندر اتارا تھا کہ دل و دماغ میں سکون سا بھر گیا تھا۔ رات پھر بارش نے برس کر موسم کو مزید سرد کر دیا تھا۔ شعاعیں بکھیرتے سورج کی ہلکی سی حرارت محسوس کر اس نے نیچے جھانک کر اپنے ہمسفر کو دیکھا تھا، جو اس وقت نیچے لگے پھولوں کے پاس بیٹھ کر ان کو تراش رہا تھا۔ نگاہوں کی تپش پر اس نے ذرا سی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ نگاہوں کا تصادم ہوا تو اس کے چہرے پر دل فریب سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ بکسے یوسف زائی وہاں کھڑے رہ کر شور کو انتظار کی سولی پر لٹکانے سے بہتر ہے تھوڑا اس حسین چہرے کو مزید رونق بخشتے اپنے نازک سے کندھے پر اپنے چھوٹے سے بیگ کا بوجھ لاد اب ہمیں اپنے مہمان نوازی کا موقع دے۔ اس کے شرارتی انداز پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نے بکھیرا تھا۔ کیا یہ وہی تھا جسے وہ جانتی تھی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ جانے یشم، باخدا آپ کے یوں سوچ میں ڈوبے رہنے سے آپ جادو سے ہمارے پہلوں میں نہیں آ سکیں گی، ذرا اپنے ان نازک قدموں کو خدمت کا موقع دیں۔ یشم، اس کی بات پر اس نے دانت پیس کر اسے کہا تو اس خاموش فضا میں اس کا قہقہ گونج کر چاروں طرف جل ترنگ بکھیر گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس کے روبرو تھے۔ یشم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر دلکشی سے مسکراتے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا کر اس کا مومی ہاتھ اپنے گرفت میں قید کیا تھا۔ یہ موسم کا کمال ہے یا ہماری محبت کا؟ ہمارا محبوب دلکشی کی انتہا کو جا پہنچا۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے وہ محبت سے اس کی کنپٹی چھوتا بولا تو اس کی گنیری پلکیں حیا کے بوجھ سے جھک گئی۔ معصوم سے چہرے پر حیا کے رنگوں نے اپنا ڈیرا جمایا تھا۔ کیا یہ وہی بفسے تھی؟ وہ براؤن لیدر جیکٹ پہنے اس کا ہاتھ تھامے دھیان سے آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے باغ سے توڑا سیب اس کی طرف بڑھایا تھا۔ یوں چوری کر کے خانوں کو زیب نہیں دیتا یشم یوسف زائی۔ اس نے ذرا سی گردن موڑ اس کے یوں دھڑلے سے دوسرا سیب جیب میں رکھنے پر اس پر چوٹ کی تو اس نے حیرت سے اسے پھر ہاتھ میں پکڑے سیب کو دیکھا تھا۔ اللہ کی زمینیں اور اللہ کی طرف سے جو ملے وہ خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے۔ اس کی بات کے پیچھے چھپے مفہوم کو وہ بہت اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب اس کے مسلسل انکار کے بعد وہ بذات خود اس کے روبرو آیا تھا۔ مجھ سے شادی نہ کرنے کی وجہ نہ پوچھنا یشم، اس کے آنے کا مقصد اخذ کرتے اس نے صاف لفظوں میں اسے کہا تو اس کے وجیح چہرے پر دل کو موہ لینے والی مسکان نے ایک جھلک دکھلائی تھی۔ مجھ سے شادی نہ کرنے سے آپ کی فیکٹری کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے میں یہ جاننے آیا ہوں۔ میری کوئی فیکٹری نہیں ہے تو نقصان کیسا؟ اپنا دوپٹے کا پلو گود میں رکھتی اس نے ناسمجھی سے اس شاطر انسان کو گھورا۔ اوہ اچھا، مجھے لگا آپ کے پاس انا، غصہ اور نفرت کی فیکٹری ہے اور مجھ سے شادی کر کے ان کو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ مجھے لفظوں کی جال میں نہ پھنساؤ کیونکہ میں اپنا فیصلہ نہیں بدلنے والی۔ دو ٹوک انداز میں کہتے اس نے کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگانی چاہی تھی، مگر تبھی اس کا ہاتھ یشم یوسف زائی کی گرفت میں آیا تھا۔
بیوی تو تم یشم یوسف زائی کی ہی بنو گی۔ بفس خانزادہ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اس انکار کو دل کے اوپر لوہے سے لکھ کر انا میں آ جاؤں گا تو یہ بھول ہے۔ یشم یوسف زائی اور اس کی انا کا کوئی تعلق نہیں، اور محبت کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں۔ تو تم بھی اس تعلق کو یہیں ختم کر دو اور میرے ساتھ چلو میرے نگر برف کی وادی میں، جہاں تمہاری نفرت ختم ہو جائے گی اور میری محبت تمہارے دل میں برف ہوئی محبت کو اپنی محبت کی آنچ سے پگھلا دے گی۔ اور آج اس کی ہمراہی میں یوں کھڑے پہاڑوں کو دیکھ اسے لگا اس کے اندر جو ایک آتش فشاں ہر وقت پھٹنے کو تیار رہتا تھا وہ کہیں برف سا ہو گیا تھا، اور اب جو اس سے دل و دماغ میں تھی وہ تھی بس اس بے غرض انسان کی بے حد اور بے تحاشا محبت۔ وہ پرسوں سے اس جگہ موجود تھی، برف باری کا سلسلہ رک چکا تھا، اس لیے گھر جانے کی جلدی اسے سب سے زیادہ تھی۔ چاروں طرف خوبصورت پھولوں سے ڈھکی ان کی حویلی جس کی راہداری برف سے ڈھکی تھی، جس سے اب صاف کیا جا رہا تھا۔ گاڑی سے اترتے شال کو اچھے سے لپیٹ اس نے فوراً سے اندر قدم بڑھائے تھے تو سامنے ہی لاؤنج میں ہیٹر کے پاس وہ سب بیٹھے تھے۔ السلام علیکم ماما بابا، سلام کرتے ہوئے ہانیہ بیگم کے پاس آئی اور ان سے مل کر اس نے مسکرا کر ان کے پاس کمبل میں دبکی بیٹھی اپنی شہزادی کو دیکھا جسے ضرورت سے زیادہ ہی سردی لگتی تھی۔ ماہ نور ماما آ گئی۔ اس کی ناراضگی سے پھولے پھولے گالوں کو پیار کرتے اس نے اپنی لاڈلی کو گود میں بھرا تھا۔ السلام علیکم۔ لاؤنج میں داخل ہوتے یشم نے زور سے سب کو سلام کیا اور آگے بڑھ کر ابو بکر یوسف زائی کے گلے لگا تھا۔ جو گولی انہوں نے کھائی تھی اس کا زخم تو منمل ہو گیا تھا اور وہ اپنے ساتھ ساری پرانی تلخیاں بھی لے گیا تھا۔ آبان کہاں ہے؟ ماما نے بیٹے کو نہ پا کر اسے پوچھا تو جواب ابو بکر صاحب کی طرف سے آیا تھا، پچھلے حصے میں گئے ہیں، کہتے ہیں کہ برف دیکھنی۔ ماما زین اور عائشہ آ رہے ہیں بچوں کے ساتھ چھٹیوں پر۔ اپنی لاڈلی کو گود میں لیتے یشم نے بتایا اور پھر ایک نظر چھوٹی ماہی کو دیکھا۔ سرخ و سفید پٹھانوں جیسی کتنی مکمل ہو گئی تھی ان کی زندگی۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اسے سینے سے لگا گیا۔ بہاج نے خودکشی کر لی ہے؟ یشم کے بتانے پر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یشم پر حملہ کرنے کے بعد وہ وہاں سے فرار ہوتا اپنے ایک دوست کے پاس گیا تھا جنہوں نے ایک لڑکی کو اغوا کر کے اس کا ریپ و قتل کیا، مگر قسمت ان کی خراب تھی کہ وہ لوگ فوراً ہی پکڑے گئے تھے۔ اس کی سزا بڑھتی جا رہی تھی اور آج بالآخر وہ چلا گیا تھا۔ اولاد کی صحیح پرورش بہت ضروری ہوتی ہے ورنہ قسمت بہت برا سلوک کرتی ہے ان کے ساتھ۔ تمہارے بابا مر گئے بیٹا۔ تمہارے بابا مر گئے بیٹا اور یہ سب اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، یشم یوسف زائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ 5 سال بچے کو سینے سے لگائے وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی اور وہ بچہ حیرانگی سے اپنی ماں کو روتے سسکتے دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو میرے بچے اس انسان کی اولاد کی زندگی برباد کر دو گے، وہ بھی ایسے تڑپیں گے جیسے میں تڑپ رہی ہوں، وعدہ کرو مجھ سے۔ اپنا ہاتھ اس معصوم کے آگے پھیلائے اسے غلط راہ کی طرف لے جا رہی تھی۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ اس نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اپنی ماں کے ہاتھ میں رکھا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ وہ برباد کر دے گا یشم یوسف زائی کو۔ آج اور کھیل کی ابتدا ہونے والی تھی۔ ختم شد۔ جی ملتے ہیں نیکسٹ اسی طرح کے کسی مزے کے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔